नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे रचना शिक्षण या फिर भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागम। विभिन्न उपागमों में अपनों ने देखा था लुम्सडेन का मत। लुम्सडेन ने जिन उपागमों का प्रवर्तन किया था उन उपागमों को अपन इस क्लास में देख रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो यहाँ पर अपन भाषा शिक्षण का अध्ययन कर रहे थे और भाषा शिक्षण में भी अपन किसका अध्ययन कर रहे थे? शिक्षण उपागम। और शिक्षण उपागमों में भी अपन किसके द्वारा बताए गए विभिन्न उपागमों को देख रहे थे? तो लुम्सडेन के उपागमों को। और उसमें पहला उपागम जो था शैक्षिक तकनीकी प्रथम उपागम, जो कठोर उपागम था, उसको अपनों ने देखा था। इसके साथ साथ पिछली क्लास में अपनों ने मृदुल उपागम को भी देख लिया था। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे उपागम की तरफ। तीसरा जो उपागम था उसका पूरा नाम तो अपन उसी प्रकार से लिखेंगे, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम। तो यहाँ पर अपन तृतीय या प्रणाली उपागम की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये इन दोनों के बीच का उपागम है। जिस प्रकार से पहला उपागम बहुत ही कठोर है, दूसरा उपागम उतना ही मृदुल है, तो ये उपागम जो है वो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों के मध्य सामंजस्य बैठाने का काम कर रहा है। सामंजस्य बैठाने का काम क्यों कर रहा है? अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह उपागम प्रथम दोनों उपागमों को जोड़ने का कार्य करता है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये उपागम उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्यों काम करता है जोड़ने का? क्योंकि यह उपागम पहले दोनों उपागमों के मध्य सामंजस्य, दोनों उपागमों के मध्य सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों के मध्य सामंजस्य बैठाने का कार्य भी करता है। इसके साथ साथ अपन इसके अंतर्गत ये भी कह सकते हैं कि ये जो उपागम है वो अभियांत्रिकी से संबंधित है। या विषय की बात करें तो ये जिस प्रकार से जो पहला कठोर उपागम था वो मशीनीकरण पर आधारित था, मशीनों पर डिपेंड था, उसी प्रकार से यदि इसके मूल आधार की बात करें, जिस प्रकार से मृदुल उपागम आदान प्रदान व प्रक्रिया पर आधारित था, उसी प्रकार से यह जो उपागम है, यह उपागम विज्ञान एवं गणित आधारित है। विज्ञान एवं गणित आधारित है। अब देखिए यहाँ पर ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण समझी जा सकती है, यह उपागम इसलिए भी महत्वपूर्ण समझा जा सकता है क्योंकि विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित है। अब विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान कहते हैं कि जहां पर वह विषय जिसमें तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हो और निष्कर्ष भी ऐसे निकलते हो जो विश्वसनीय हो, वैध हो। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये विज्ञान पर आधारित है। गणित में आंकिक क्षमता का विकास होता है, तो आंकिक क्षमता भी अपने को उसी प्रकार का रिजल्ट देती है जिस प्रकार का विज्ञान देता है। इनके परिणाम भी सदैव समान होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रणाली उपागम है, इसके अनुसार यदि अपन शिक्षण करवाना चाहते हैं, इसके अनुसार अपन शिक्षण की रूपरेखा बनाना चाहते हैं, तो वह रूपरेखा निश्चित ही सफल होगी।
क्यों? क्योंकि इसमें जो आधार लिया गया है वह विज्ञान व गणित को, जिस प्रकार से पहले वाले में जो आधार था वो मशीनीकरण था, उसी प्रकार से इसमें विज्ञान एवं गणित है। तो यहाँ पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करेंगे कि भाई ये दोनों पहले के उपागमों को जोड़ने का काम कैसे करता है, उनके मध्य सामंजस्य बैठाने का काम है वो कैसे करता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए इसमें जो कि ये है वो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम क्यों और कैसे? देखिए, एक तो था कठोर उपागम, एक था मृदुल उपागम। ठीक है, कठोर व मृदुल। देखिए, अपन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मनुष्य को कठोर सिद्धांतों के आधार पर भी नहीं चलना चाहिए, या बहुत ज्यादा मनुष्य को मीठा भी नहीं बनना चाहिए, यानी सरल भी नहीं होना चाहिए, इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी फायदा उठा जाए। तो इसलिए ये जो कठोर व मृदुल है वो दोनों के बीच की अवस्था है, बीच की शिक्षा तकनीकी इसको कहा जा सकता है, बीच की शिक्षा तकनीकी कहा जाता है। और बीच की शिक्षा तकनीकी है, इसलिए अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यह आधुनिक युग में सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो अपन कह सकते हैं कि आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली इसे कहा जा सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि भाई यह अभियांत्रिकी के आधार पर कार्य करती है। तो अभियांत्रिकी पर कार्य करती है। तो इस प्रकार से इसकी ये विशेषताएं भी कही जा सकती है। आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, अगर अपन कठोरता देखें तो कठोरता भी नहीं, इसको आधुनिक, और इसमें बहुत ज्यादा लचीलापन भी नहीं है, कठोरता भी नहीं है, तो इसलिए भी आधुनिक युग के लिए श्रेष्ठ प्रणाली। इसके साथ साथ ये जो प्रणाली है वो विद्यार्थी आधारित है, और वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर आया गया है। तो वर्तमान में जो शिक्षा नीति बनाई गई है वो बाल केंद्रित शिक्षा नीति है। तो उस आधार पर भी यदि अपन देखें तो यह प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। ये वर्तमान काल की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, अभियांत्रिकी पर आधारित है, और इसके साथ साथ कठोर व मृदुल के बीच की कड़ी यह है कही जा सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे और देख लेते हैं। देखिए अगर अपन इसके बारे में बात करें, अभी मैंने बताया कि ये उपागम कैसा है, विद्यार्थी केंद्रित है। तो यह विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। ये जो प्रणाली है, ये उपागम है, वो विद्यार्थी केंद्रित कहा जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी पर केंद्रित है, विद्यार्थी पर ही आधारित यह प्रणाली है। तो विद्यार्थी केंद्रित है, और इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो सिखाया जाता है, या फिर इस विधि की सफलता की बात करें तो वो सामंजस्य पर डिपेंड करता है। सामंजस्य किसका? देखिए, विद्यार्थी आधारित है, तो विद्यार्थी को ही इसमें सर्वोपरि माना गया है। विद्यार्थी इसमें खुद शिक्षा ग्रहण करेगा, परंतु शिक्षक एक दर्शक के रूप में रहेगा। तो इसलिए दोनों का सामंजस्य चलेगा। ये पहले वाले दोनों उपागमों के सामंजस्य पर भी चलता है, और साथ साथ शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य सामंजस्य पर ही इसकी सफलता टिकी हुई है या निर्भर है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि
इसकी सफलता शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य सामंजस्य पर निर्भर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाली अन्य प्रणाली की। इसकी एक महत्वपूर्ण बात और भी कही जा सकती है, और वो कौन सी बात कही जा सकती है? वो बात कही जा सकती है कि ये एक ऐसी शिक्षा तकनीकी है, ऐसी शिक्षा तकनीकी, यह एक ऐसी शिक्षा तकनीकी है जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि कम खर्चा होता है, कम खर्चा होता है और कम खर्चे पर भी उपयोगी शिक्षण करवाया जा सकता है या महत्वपूर्ण रूप से शिक्षण करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। खर्चा कम होगा परंतु विद्यार्थी केंद्रित है, तो विद्यार्थी इसमें सक्रिय भी रहेंगे और विद्यार्थी खुद से सीखेंगे तो ज्ञान भी स्थायी होगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि कम खर्चे पर कार्यरत उपयोगी शिक्षण प्रणाली। तो कम खर्चे पर उपयोगी शिक्षण प्रणाली है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि पहले कठोर प्रणाली पढ़ी जिसमें मशीनीकरण के द्वारा बालक का शिक्षण करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसी विधियां लाई जाएगी जिसमें यंत्रों का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। दूसरे में यंत्रों का प्रयोग नहीं था, इसमें यंत्रों का प्रयोग भी है और साथ साथ शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें जो यंत्र है वो यंत्रों के साथ साथ अपन अन्य सहायक सामग्री को भी ले सकते हैं। अब अन्य सहायक सामग्री में आप चार्ट मॉडल को भी ले सकते हो जो उतने ज्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए उनमें खर्चा कम लगेगा। और चार्ट, और अगर अपन इस प्रकार की कोई भी चित्र है या फिर अपन कोई भी सहायक सामग्री मॉडल वगैरह प्रयोग में ला रहे हैं, तो इस प्रकार के उपागम में यदि अपन इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो वहां पर खर्चा तो कम पड़ेगा और प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलेगी। और यदि कोई चित्र अच्छे हुए तो उनकी तरफ विद्यार्थी का ध्यान भी जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार का उपागम या इस प्रकार की रूपरेखा तैयार करना जिसके माध्यम से विद्यार्थी है वो सुचारू रूप से शिक्षण को प्राप्त कर सके। तो ये थे तीनों उपागम, किसके द्वारा दिए गए? लुम्सडेन द्वारा दिए गए। तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य उपागमों की। देखिए, मैंने आपको कहा कि आधुनिक लुम्सडेन द्वारा दिए गए उपागम अपन देख रहे हैं। यहां पर इस क्लास में अपनों ने जो लुम्सडेन द्वारा 3 प्रकार के उपागम बताए गए थे वो तीनों की तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। एक है कठोर, दूसरा है मृदुल और तीसरा है प्रणाली उपागम। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य उपागमों की, या फिर अपन यूं कहें अन्य प्राचीन उपागमों की। जो अन्य उपागम है या फिर अपन यूं कहें कि शिक्षण के दौरान जो रूपरेखा तैयार की जाती है उस रूपरेखा को अपन 2 भागों में बांटकर तैयार कर सकते हैं। कैसे? या तो अपन कोई पाठ पढ़ाते होंगे, है ना, या फिर अपन विद्यार्थी को रचना शिक्षण करवाते होंगे। ये 2 ही काम किए जा सकते हैं सब्जेक्ट के अंतर्गत। अब पाठ में कोई भी पाठ हो सकता है, आप किसी भी टॉपिक को पाठ कह सकते हो
किसी भी प्रसंग विशेष को पाठ कह सकते हो, जिसमें गद्य का भी पाठ हो सकता है, पद्य का भी पाठ हो सकता है, और गद्य पद्य के अलावा व्याकरण का कोई प्रसंग या कोई टॉपिक लिया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो अपन पढ़ा रहे हैं वो तो किस में चली जाएगी, पाठ में चली जाएगी। और उसके साथ साथ रचना में यदि कहीं पर अपन विद्यार्थी के द्वारा कुछ भी सृजन करवा रहे हैं, कोई भी रचना कार्य करवा रहे हैं, तो फिर उसके लिए अपने को रचना उपागम की तरफ जाना पड़ेगा। अर्थात हिंदी में यदि अपन किसी भी शिक्षण को आसान बनाना चाहते हैं, व्यावहारिक प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो हमें दो प्रकार के उपागमों को देखना होगा। और वो दो उपागम कौन कौन से होंगे? एक तो पाठ संसर्ग उपागम हो गया और एक रचना शिक्षण उपागम हो गया। तो देखते हैं इन दोनों को, इनमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई अन्य उपागम और अन्य उपागमों में अपन जो भाषा शिक्षण है उसको दो प्रकार के उपागमों के अंतर्गत देख सकते हैं। अब दो प्रकार के उपागम कौन कौन से हुए? एक तो पाठ संसर्ग उपागम और दूसरा रचना शिक्षण उपागम। ये दो उपागम यहां पर हो जाते हैं। पहले वाले को देखते हैं अपन। पहला कौन सा है? पाठ संसर्ग उपागम। तो इसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि यदि पाठ के दौरान पाठ संसर्ग उपागम, इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शिक्षक क्या करेगा? पाठ का अध्ययन करवाएगा बालकों को, ठीक है। और बालकों को जब पाठ का अध्ययन करवा रहा है तो पाठ के बीच बीच में यदि वह शिक्षण को सरल बनाने के लिए कहीं पर शब्दों का ज्ञान करवा रहा है, वाक्यों का ज्ञान करवा रहा है, वर्णों का ज्ञान करवा रहा है, बच्चों तक चीजों को आसानी से पहुंचे, उनको समझ में आए, इसके लिए वह किसी भी प्रकार का की सहायता ले रहा है, तो वहां पर कौन सा माना जाएगा? पाठ संसर्ग। संसर्ग का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला, ठीक है। तो पाठ संसर्ग उपागम में अपन यही कहेंगे कि इस उपागम के अंतर्गत, इस उपागम के अंतर्गत शिक्षक कक्षा कक्ष में पाठ का अध्ययन करवाता है तथा वह पाठ का अध्ययन करवा रहा है, और पाठ का अध्ययन करवाते करवाते वह क्या करेगा कि तथा शिक्षण के दौरान ही विद्यार्थी को शब्दों, वर्णों का ज्ञान करवाता है। तो ये चीज यहां पर हो जाती है। तो पाठ संसर्ग उपागम, तो पाठ संसर्ग उपागम में पाठ के साथ साथ चलने वाला उपागम अपन कह सकते हैं। तो इस उपागम के अंतर्गत शिक्षक कक्षा कक्ष में पाठ का अध्ययन करवाता है, और कक्षा कक्ष में पाठ का अध्ययन करवाता है तथा शिक्षण के दौरान ही विद्यार्थी को शब्दों या वर्णों का ज्ञान करवाता है। तो अपन यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से किस किस प्रकार के शिक्षण है वो करवाए जा सकते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत है वो पाठ संसर्ग के माध्यम से
इस उपागम के माध्यम से जो शिक्षक है वह उच्चारण का ज्ञान करवा सकता है, वह शब्दों का ज्ञान करवा सकता है, वह वर्तनी का ज्ञान भी करवा सकता है। तो यहाँ पर अपन ये चीज देख सकते हैं कि इस उपागम के अंतर्गत शिक्षक, इस उपागम के अंतर्गत शिक्षक जो है वो क्या करेगा? इस उपागम के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को निम्न प्रसंगों का ज्ञान करवाता है। अब कौन कौन से प्रसंगों का, यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं, देखिए उच्चारण ज्ञान शिक्षक करवा सकता है, साथ साथ शब्द ज्ञान भी करवा सकता है, और इसके साथ साथ वर्तनी ज्ञान भी शिक्षक है वो विद्यार्थियों को पाठ के दौरान ही करवा सकता है। तो उच्चारण ज्ञान, शब्द ज्ञान, वर्तनी ज्ञान, अब अपन इनको भी एक एक करके समझ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं कि भाई उच्चारण में जो शिक्षक है वो किस किस प्रकार से विद्यार्थियों को सहायता कर सकता है, या किस प्रकार का सुधार करवाता है या अभ्यास करवाता है, क्या इसके दौरान किया जाता है। तो देखिए अपन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? पाठ संसर्ग उपागम, पाठ संसर्ग उपागम। ये जो पाठ संसर्ग उपागम है, इसके अंतर्गत अपनों ने पहले देखा उच्चारण ज्ञान। देखिए इसके दौरान शिक्षक एक तो ये कर सकता है कि विद्यार्थियों का जो शब्दों के उच्चारण का ज्ञान है, या विद्यार्थियों के शब्दों के उच्चारण में सुधार करवा सकता है। एक चीज तो ये होगी, जैसे मान लीजिए कि शिक्षक कक्ष के दौरान पढ़ा रहा है, और पढ़ाते पढ़ाते उसने बच्चे से किसी लाइन को पढ़वाया या किसी पैराग्राफ को पढ़वा कर देख लिया। अब वहां पर बच्चा है वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो वहां पर शिक्षक उसे शुद्ध उच्चारण के लिए कहता है, उसे अपने पीछे या उसे बार बार बोलने के लिए भी कहता है, जिससे विद्यार्थी अपना उच्चारण है वो सुधार सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई विद्यार्थियों के शब्दों के उच्चारण सुधरवा सकता है। जैसे अगर अपन एक शब्द देखें, अब एक छोटा सा शब्द है और इसमें विद्यार्थियों के उच्चारण में बड़ी ही समस्या आती है, और बड़ी ही समस्या किस आधार पर आती है? सबसे पहले तो विद्यार्थी इसको बोलें कैसे। पहली प्रॉब्लम तो यही आ जाती है शब्द के शुरू में ही। स्कूल बोलते हैं, कुछ स्कूल बोलते हैं, कुछ स्कूल बोलते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। इसमें कुछ है वो ऊ को भी आधा बना देते हैं, स्कूल, इस प्रकार से कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस शब्द का उच्चारण बच्चों को सिखाना, सुधरवाना, इस प्रकार का एक ही शब्द नहीं है, अनेक शब्द हैं जिनके उच्चारण का सुधार शिक्षक है वो करवाता है। एक तो उच्चारण ज्ञान में ये चीज होगी। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि पाठ संसर्ग में अपन गद्य पढ़ा रहे हैं, अपन पद्य भी तो पढ़ा सकते हैं। और पद्य जब पढ़ाया जाता है तो उसमें उचित लय होती है, ताल होता है, वर्णों का उतार चढ़ाव होता है।
तो उन सभी का ज्ञान बच्चे को करवाना तथा उन सभी लय, यति, गति, नियमों आदि के द्वारा उच्चारण करना भी बालक को सिखाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि शिक्षक आवश्यक, या अपन यूं कहें पद्य शिक्षण के दौरान, शिक्षक पद्य शिक्षण के दौरान आवश्यक, शिक्षक क्या करता है, पद्य शिक्षण के दौरान आवश्यक रूप से किन किन चीजों का, आवश्यक यति, गति, लय, ताल आदि के साथ उच्चारण करना सिखाता है। तो ये दोनों चीजें किसमें आ जाती हैं, उच्चारण ज्ञान में आ जाती है। सब शब्दों का भी ज्ञान करवाएगा और पद्य शिक्षण के दौरान यति, गति, लय, नियम जो चलते हैं पद्य शिक्षण के, उन सभी का ज्ञान भी शिक्षक करवाएगा। तो इस प्रकार से, और उच्चारण में जो विभिन्न समानार्थी ध्वनियां हैं या समान ध्वनियां हैं, परंतु उच्चारण उनका अलग होता है। जैसे तीनों स हो गए, तो श, श, स, इस प्रकार से तीनों का उच्चारण कहाँ पर किस प्रकार से होगा, उन सभी के बारे में भी शिक्षक है वो ज्ञान करवाता है। तो ये था उच्चारण ज्ञान, जिसका पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत शिक्षण है वो करवाया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो दूसरी चीज इसमें कौन सी हो सकती है, दूसरा पॉइंट इसमें कौन सा हो सकता है, अपन कह सकते हैं वर्तनी ज्ञान। यानी शिक्षक है वो वर्तनी का ज्ञान भी बालकों को करवा सकता है। अब वर्तनी का क्या मतलब है, शब्द है, बच्चा पहचानता है तो जाहिर सी बात है वो शुद्ध ही लिखेगा। नहीं, शब्द मूल शब्द ही नहीं होते, शब्दों को मूल शब्द के साथ उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर, संधि करके, समास करके नए शब्द बनाए जाते हैं, नया शब्द निर्माण किया जाता है। तो यहां पर शिक्षक है वो नवीन शब्दों का ज्ञान करवाने हेतु पाठ संसर्ग उपागम को प्रयोग में लाता है। जैसे अब कोई भी नवीन शब्द है जो मूल शब्द से बना है, अब मूल शब्द में किसी भी प्रक्रिया से बन सकता है, उपसर्ग से बन सकता है, प्रत्यय से बन सकता है, संधि से बन सकता है। तो वो जो नवीन शब्द है उसको उसी प्रकार से मूल शब्द को अलग करते हुए और पूरी प्रक्रिया कैसे वो शब्द बना बताते हुए और बच्चों को वर्तनी का ज्ञान करवा सकता है। या फिर मैं यूं कह सकती हूँ शुद्ध वर्तनी का ज्ञान है वो विद्यार्थियों को करवा सकता है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि इस दौरान शिक्षक उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि से बने नवीन शब्दों का ज्ञान करवाता है। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है अति जोड़ अधिक। अब ये जो अति जोड़ अधिक जो शब्द है वो यहां पर शिक्षक अत्यधिक शब्द जब पाठ में आ जाता है तब समझाता है। वो कहता है कि भाई अत्यधिक शब्द है वो किस प्रकार से बना,
अति और अधिक, अति उपसर्ग है, अधिक मूल शब्द है, और इन दोनों को मिलाकर अपनों ने अत्यधिक शब्द बनाया। और अत्यधिक शब्द का उच्चारण किस प्रकार से होगा, तो उसके संबंध में ये एक ही शब्द नहीं है, विभिन्न शब्दों का ज्ञान यदि शिक्षक करवाता है तो वह पाठ संसर्ग उपागम ही कहलाता है। तो पाठ संसर्ग उपागम के तहत शिक्षक उच्चारण ज्ञान करवाता है बच्चों को, वो शब्द ज्ञान करवाता है, वर्तनी का ज्ञान करवाता है। यहाँ पर अपनों ने 2 चीजें देख ली हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।